जय हिंद साथियों। तो साथियों, आपके अभी तक जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं उनकी सभी शिफ्टों में हाथी, सिलोत और पशु पक्षी से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम इन्हीं से संबंधित 15 प्रश्न देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपको भी ये प्रश्न हमारे साथ सोल्व करने और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके जरूर बताएं कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों को सोल्व किया है। और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा या फिर चिकनगुनिया, या मलेरिया, एचआईवी एड्स और डेंगू, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है एचआईवी एड्स, हैजा और डेंगू। तो इन चारों में से कौन सा समुच्चय ऐसा है जो मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं सभी के सभी? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों रोग मच्छरों से फैलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि हमारा स्लोथ से संबंधित है। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु की पहचान कीजिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो हमें बताना कि यह पशु कौन सा है? स्लोथ, लंगूर, चिंपैंजी या फिर पांडा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर, इसका सही आंसर होगा साथियों यह पशु है हमारा स्लोथ। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों स्लोथ को सबसे ज्यादा आलसी पशु कहा जाता है। सबसे ज्यादा आलसी पशु होता है स्लोथ। यह अपने पूरे जीवन काल में लगभग 8 वृक्षों पर ही रहता है। टोटल 40 वर्ष तक यह जीवित रहता है। तो इस हिसाब से एक वृक्ष पर यह 5 वर्ष गुजारता है, उसी की पत्तियों को खाता है और उल्टे लटक कर सोता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, यहां पर बछेंद्री होगा, सूर्यमणि या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, कर्णम मल्लेश्वरी एक अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टर है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब साथियों बात करें बचे हुए की, तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री हैं, अमेरिका में रहती हैं, भारतीय मूल की हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। सूर्यमणि, साथियों सूर्यमणि का संबंध है पर्यावरण सुरक्षा से। यह झारखंड की रहने वाली आदिवासी महिला थी सूर्यमणि। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, जो दांडी यात्रा थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो हमें बताना है कि दांडी जो स्थान है यह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। दांडी गुजरात में स्थित है और गुजरात के ही पोरबंदर नामक जगह पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो इन चारों में से मछली, कौवा, घड़ियाल और कछुआ, इन चारों में से जो एक दूसरे से भिन्न है वह हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 कौवा। यह इन बाकी जो बचे हुए 3 हैं इन तीनों से भिन्न है। क्यों है? क्योंकि बाकी के 3 जलीय जीव हैं, ये जल में रहने वाले जीव हैं और कौवा जल में नहीं रहता। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो यह पौधा कौन सा है? नारियल। अगर नारियल की बात करें तो साथियों इससे तेल तो मिल सकता है हमें नारियल का, लेकिन इसकी पत्तियों को खाया नहीं जाता है। बंद गोभी की पत्तियों को खाया जाता है लेकिन इसमें बीज नहीं होते जिनसे हम तेल ले सके। सरसों हमारा सही आंसर हो सकता है। आगे देखेंगे पालक, तो पालक की सिर्फ पत्तियों को खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सरसों इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। इसकी पत्तियों को हम सब्जी की तरह उपयोग कर सकते हैं और उसके जो बीज होते हैं उनसे तेल भी प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि, तो साथियों आपने भी देखा होगा कि पक्षी जब एक जगह बैठता है तो इधर उधर देखने के लिए अपने गर्दन बार बार घुमाता रहता है। तो वो अपनी गर्दन क्यों घुमाता है ये हमें बताना है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों ये, क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम में इस बार पशु पक्षियों से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, इनकी गर्दन एक जगह नहीं रुकती, इस वजह से वो अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। या पक्षियों की गर्दन पर परजीवी होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। या इनके नेत्र 2 भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर देख सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है, अधिकांश पक्षियों की आंख की पुतली स्थिर होती है और घूम नहीं सकती।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 कि अधिकांश पक्षियों की आंख की जो पुतली होती है, जिसको हम आंख का गुल्ला बोल सकते हैं, वह घूमता नहीं है। इसलिए जब उसको साइड में देखना होता है तो वह अपने गर्दन उधर की साइड को घुमा लेता है। जैसे मनुष्य की आंख की पुतली घूम जाती है, हम अपने नेत्रों को घुमाकर इधर उधर देख सकते हैं, पक्षी इस तरीके से नहीं कर सकते, उन्हें अपनी गर्दन घुमानी होती है, तो इसलिए वो अपनी गर्दन बार बार घुमाते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कुडुक कहां के लोगों की भाषा है? तो कुडुक से संबंधित एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसमें पूछा गया था कि कुडुक भाषा में एक तोरंग शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो तोरंग का मतलब होता है जंगल। यह आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कुडुक कहां के लोगों की भाषा? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पंकज ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा हूं। तो रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी। तो पंकज किस रोग से पीड़ित हो सकता है, यह हमें बताना है। तो साथियों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पर थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। मतलब एक रोग है, उस रोग के ये लक्षण बता दिए गए कि कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आना। ये किसी रोग के लक्षण बता दिए गए, हमें उस रोग की पहचान करनी है। मियादी बुखार, अतिसार, हैजा या फिर मलेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? ये सब लक्षण किस रोग के हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा साथियों मलेरिया। ये सब लक्षण मलेरिया के हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फल, पराग, मूलांकुर या फिर वर्तिका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों, उसको हम कहेंगे पराग। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण हमें बताना है। अच्छी गंध का पतला नीले रंग की द्रव, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा या गहरे रंग का द्रव, या बदबूदार पतला और पीला द्रव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा साथियों? नीला तो पेट्रोल नहीं होता, ऑप्शन नंबर 1 हमारा एलिमिनेट हो जाता है। दूसरी बात करें बिना गंध का, तो बिना गंध का पेट्रोल नहीं होता, इसमें से गंध आती है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। चौथा देखते हैं इससे पहले, पतला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। यह बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का द्रव होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो हाथियों से संबंधित क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, इसी को देखते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, या फिर 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है, या वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल तक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी या फिर गाजर, चुकंदर और मूली। तो इनमें से कौन सा समूह जड़ों का है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? छात्रों एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। चुकंदर जड़ है, आलू जड़ है, अदरक हमारी जड़ नहीं है, अदरक तने में आता है, तो अदरक तना है। गाजर, हल्दी और अदरक की बात करो तो इनमें से हल्दी एक ऐसी है जो हमारी जड़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। 3 की बात करें, इसमें भी हल्दी दिया हुआ, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बचता है, यही हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। गाजर, चुकंदर और मूली ये तीनों जड़ हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 14 है। नीता तेलंगाना जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती है तेलंगाना में ही, तो उनको हम क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। कलमकारी और कंथा, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोंचमपल्ली और कांजीवरम, या फिर कलमकारी और चंदेरी। तो साथियों तेलंगाना में बनी हुई साड़ियों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, उनको हम कहते हैं पोचमपल्ली और कलमकारी। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 15 है और घरों से संबंधित ये प्रश्न है। साथियों इस बार हमारे एग्जाम में घरों से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे इसको। घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहली विशेषता है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी हुई ढालू छतें होती हैं, यानी कि जो छतें होती हैं वो पेड़ के तनों से बनी हुई होती है और ढालू होती हैं। तीसरा है, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने हुए घर होते हैं।
आगे है पत्थर, गारा और चूने से बनी हुई मोटी दीवारें होती हैं, और लास्ट हमारा लकड़ी के फर्श होते हैं। तो लेह और लद्दाख के घरों की यह विशेषता है। तो हमें बताना है कि इन पांचों विशेषताओं में से कौन कौन सी विशेषताएं लेह और लद्दाख के घरों की हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे ए, बी और सी, बी, सी और डी, सी, डी और ई, या फिर ए, डी और ई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? इनका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 ए, डी और ई। यानी कि पहली विशेषता निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है। लेह लद्दाख में जो बने हुए घर होते हैं इनकी निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है, ये हमारा गलत हो जाएगा। लेह लद्दाख में ढालू छतें नहीं होती हैं। सी भी हमारा गलत हो जाएगा, लेह लद्दाख में 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर घर नहीं बने होते हैं। डी हमारा सही हो जाएगा, पत्थर, गारे और चूने से बनी हुई मोटी मोटी दीवारें होती हैं, और लास्ट में लकड़ी के फर्श होते हैं लेह और लद्दाख में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। साथियों ये थे हमारे आज की क्लास के ईबीएस से संबंधित 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट में अपना इसको जरूर टाइप करें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।